हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल जेपीएससी फॉर यू। सो अभी पता है एग्ज़ाम्स का सीज़न आने वाला है। जैसा कि जेएसएससी का कैलेंडर डिक्लेयर हुआ है, उसमें दिखा है कि मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट वीक में मई बोला है, नहीं भी तो उसके बाद फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद सितंबर में एग्ज़ाम, तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, जस्ट 4 मंथ्स। जेपीएससी भी एक्सपेक्टेड है, वो भी शायद बोलते रहता है 12 जुलाई या 4 जुलाई, बट लगता नहीं है। बट फिर भी अगर आया तो वो भी एग्ज़ाम फटाफट होगा। तो जैसे हम लोग अपने आगे बढ़ते अपने प्रिपरेशन के साइड में, हम जेपीएससी पेपर 2 या झारखंड का जीके देख रहे थे। तो इसमें हमने मुगलों का देखा था, इम्पैक्ट इन झारखंड। सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन झारखंड। मतलब इम्पैक्ट मतलब झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कहाँ से हुआ पहले और क्या प्रभाव रहा इनिशियल स्टेजेस में, फिर बाद में आगे उनके कारण क्या क्या रिवोल्ट हुआ, क्या हुआ, वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड विल स्टार्ट विद द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन झारखंड। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है झारखंड का मैप। तो ये सबको माइंड में होना चाहिए, झारखंड का पूरा मैप अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, किसके सराउंडिंग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या नेबरिंग स्टेट्स के सराउंडिंग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो एक बार हम सिर्फ नेमिंग कर लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं। सो फ्रॉम मूविंग स्टार्टिंग ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा साहिबगंज, ये है पाकुड़, ये हो जाएगा दुमका, ये हो जाएगा जामताड़ा, ये धनबाद, धनबाद के बगल में बोकारो, बोकारो के बगल में रामगढ़, रामगढ़ के बगल में रांची, उसके बाद सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, खूंटी, ये हो जाएगा सिमडेगा। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट लिसन टू द वर्ड्स। फिर ये हो जाएगा गुमला, ये छोटा लोहरदगा, इसके बगल में ये लातेहार, ये गढ़वा, ये पलामू, ये हो जाएगा चतरा, सॉरी काफ़ी लंबा हो गया, नो इशू। चतरा के बगल में ये हजारीबाग, ये कोडरमा, आपका कोडरमा के बगल में गिरिडीह, फिर ये देवघर और ये गोड्डा। सो देख सकते हैं दीज आर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को भी नेबर करते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स। सुनो, अब हम स्टार्ट करते हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। तो आपको पता है कि झारखंड में जब पहली बार अंग्रेज का प्रवेश हुआ था वो 1767 ईस्वी यानी 1767 में सिंहभूम वाले क्षेत्र से हुआ था। तो उस समय जो था सिंहभूम वाला क्षेत्र बेसिकली 3 जो रूलर्स थे उसमें डिवाइडेड था। उसमें से एक था ढालभूम, एक पोरहाट, पोरहाट मीन्स सरायकेला खरसावां सब इंक्लूडेड था उसमें, और दूसरा कोल्हान रीजन। तो जो पहला इम्पैक्ट होता है अंग्रेज़ों का वो होता है ढालभूम वाले क्षेत्र से। तो उसमें होता क्या है कि 1760 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसका अथॉरिटी हो जाता है मिदनापुर वाले रीजन में, बंगाल वाले रीजन में। तो इसके पहले होता था कि झारखंड में कोई परमानेंट इम्पैक्ट था नहीं अंग्रेज़ों का। आते जाते बंगाल आने के जाने के क्रम में बस आए रुके, कुछ माइनर इम्पैक्ट हुआ करता था, कुछ ऐसा मेजर अंग्रेज़ों का इंटरवेंशन नहीं था इसके पहले। बट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब उनको पूरा बंगाल रीजन का दीवानी का अधिकार मिलता है, तब फिर वो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के क्रम में उनको लगता है कि अब झारखंड में भी प्रवेश करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ से भेजता है, मिदनापुर से आता है अंग्रेजी रूलर जिसका नाम रहता है फर्गुसन, जो सिंहभूम में अटैक करने के लिए आता है। तो जब वो आ रहा होता है तो ढालभूम वाले क्षेत्र को पता चलता है
कि मिदनापुर से कोई अंग्रेजी सेना उन पर अटैक करने के लिए आ रही है, तो वो पहले तो उनको रेजिस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। उनके रास्ते में पेड़ गिराना, पत्थर गिराना, क्योंकि कुछ मेजर हथियार तो इन लोगों के पास था नहीं ऐसा कि फेस टू फेस इतना लड़ाई कर सकते हैं। तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो फिर 1767 में ही ब्रिटिश घाटशिला पहुंचती है। जब घाटशिला पहुंचती है तब वो जो वहाँ के लोग देखते हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं ब्रिटिशर्स का जो वहाँ, तो वो लोग जो घाटशिला का महल रहता है उसको ही आग लगा देता है। बट इनका ब्रिटिशर्स तक था कि जो मिले वही अच्छा, तो वो जो जला हुआ महल रहता है उसको ही कब्जे में ले लेते हैं। तो इतना लिखा है ये फर्स्ट स्लाइड में, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन झारखंड इन 1767 ब्रिटिश एंटर्ड द सिंहभूम एरिया। At that time, Kolhan region of Jharkhand was ruled by the Ho rulers, Porhad region by the Singh rulers, and the Dhalbhum region by the Dhal rulers. In 1716, the East India Company established authority in the Midnapur region. In 1767, the British sent Ferguson to attack the Singhbhum. ये डेट और नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कब आया था। On March 22, 1767 AD, the British had captured the palace of Ghatshila. वही जला हुआ महल जो था उसको ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेता है। और वहाँ पे जो राजा था उसका जिक्र नहीं था, बट वहाँ जो लीडर था वहाँ का जगन्नाथ ढाल, उसके साथ ब्रिटिशर्स का थोड़ा लड़ाई झगड़ा जो भी बोल सकते हैं वो हुआ, बट अल्टीमेटली वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। तो आफ्टर दिस रिबिलियन द ब्रिटिश एक्सेप्टेड टू मेक जगन्नाथ ढाल द किंग ऑफ ढालभूम। और वो जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा घोषित करके, क्योंकि कोई इम्पैक्टफुल राजा था नहीं वहाँ पे, जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित करके वापस चले जाते हैं। विथ एनुअल टैक्स कितना घोषित होता है, तो 5,500 रुपया। बट इसमें भी स्टोरी क्या है कि जगन्नाथ ढाल जो था वो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी रूलर था, मतलब वो किसी के कंट्रोल में रहने वाला नहीं था। ही वांट टू बी इंडिपेंडेंट और थोड़ा विस्तारवादी नीति वाला था। तो वो क्या किया, 1-2 महीना दिया, उसके बाद वो टैक्स देना बंद कर देता ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और वो मतलब डिस्टर्बेंस ढालभूम वाले क्षेत्र में शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता है। तो इन 1768 द डिस्टर्बेंसेस बिगैन टू स्प्रेड इन द ढालभूम रीजन। तो उसको रोकने के लिए फिर अंग्रेज सोचता है कि यार अभी तो पिछले साल ही तो इसको राजा बना के आया है, अभी से इसका ड्रामा शुरू हो गया है, ना कर दे रहा है, फिर वो भी अपना अधिकार क्षेत्र भी बढ़ा रहा है। तो उसको रोकने के लिए अंग्रेजी जो हुकूमत रहती है वो भेजती है लेफ्टिनेंट रुक को, तो हु अनसक्सेसफुली ट्राइड टू कैप्चर द रिबेल जगन्नाथ ढाल। तो वो जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए आती है ढालभूम वाले क्षेत्र में, बट तो वो इतना इजीली हाथ में आने वाला नहीं था, तो वो भाग जाता है वहाँ से। उसको पता चलता है कि रुक आ रहा है, तो वहाँ से भाग जाता है। बट अंग्रेज लोग सोचे कि अगर आए हैं तो किसी ना किसी को तो पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। तो उसका जो भाई था नीमू ढाल, वो उसको पकड़ के बंदी बना के लेके चला जाता है। फिर नीमू ढाल था सीधा साधा, मतलब ब्रिटिशर्स के आज्ञा पे चलने वाला ऐसा था, कठपुतली टाइप। तो वो लोग द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड नीमू ढाल एज द किंग ऑफ ढालपुर इन प्लेस ऑफ जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल के बदले नीमू ढाल को वहाँ का राजा घोषित करके चला जाता है। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं आया, जो ब्रिटिशर्स से डायरेक्ट पंगा ले रहा था जगन्नाथ ढाल, वो इतना शांति से तो बैठेगा नहीं कि भाग गया है तो भी शांति से छुप जाए। या छुपने के लिए तो भागा नहीं था, वो भागा था तो सिर्फ अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए या मौके की तलाश में। और पता है जो रूलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, पब्लिक उसको ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके लिए कुछ कर सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। कठपुतली रूलर को कोई नहीं चाहता रूल करने के लिए। तो सेम स्टोरी था, जगन्नाथ ढाल को लोग बहुत पसंद करते थे, वहाँ के पब्लिक जो थी।
तो जगन्नाथ ढाल कंटिन्यूड हिज प्रोटेस्ट एंड ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ ढालपुर। तो जितना एरिया था उसमें से ऑलमोस्ट 70-75% पे जगन्नाथ ढाल का शासन चल रहा था, और जो 1/4 एरिया जो मेन कोर बोल सकते हैं, जहाँ पे अंग्रेज ने नीमू ढाल को बिठा के आया था, वहीं पे सिर्फ नीमू ढाल का राज चल रहा था, वो भी इम्पैक्टफुल नहीं चल रहा था। सो देखा कि ये तो भाई बढ़ते ही जा रहा, अंग्रेज सोचा कि ये तो बढ़ते ही जा रहा है इसका इम्पैक्ट, और कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। सो फिर इन 1777 क्या होता है, आफ्टर विच इन 1777-80 द ब्रिटिश अगेन डिक्लेयर्ड जगन्नाथ ढाल एज द किंग ऑफ ढालपुर। बोलता है कि नहीं भाई, इसको यहाँ का राजा बना रहने दो, क्योंकि पब्लिक का भी सपोर्ट भी है और ये इम्पैक्टफुल भी है। तो बार बार आना मिदनापुर से फिर इसके लिए फिर ये परेशान करेगा। सो ये ब्रिटिश उसको ही जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा घोषित कर देता है। In 1783 AD, Lieutenant Brooke conducted a military campaign in the Dhalbum area. In 1800 AD, the annual tax of Dhalbum was fixed at 4 to 6-7 rupees. मगर वही था कि उसको बिठाते थे, फिर भी वो शांति से बैठ नहीं पाता था, उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेंशन चलते रहता था। बट लास्टली 1800 में जो ढालबुम का एनुअल जो कर था वो फिक्स किया गया 4267 रुपया। तो इतना कहानी चला फिर ढालबुम वाले क्षेत्र में, मतलब लास्टली जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा घोषित करके अंग्रेज चले जाते हैं। फिर अब आता है पोरहाट वाला रीजन। तो जब देखता है पोरहाट वाला राजा कि वहाँ पे जगन्नाथ ढाल को राजा बना के चला गया अंग्रेज़ लोग, तो वहाँ का जो राजा था जगन्नाथ सिंह चतुर्थ और पोरहाट, वो भी अंग्रेज़ को बोलता है, ये अपना एक दूत को भेजता है कि आप भी जाए अंग्रेज़ों के पास जाइए या ऑफ़र लेके कि आप मेरा आप पोरहाट पे भी राज कीजिए और हमें भी अपने अंडर ले लीजिए। सो इन 1767 राजा जगन्नाथ सिंह फोर ऑफ पोरहाट सॉल्व हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ मिदनापुर अगेंस्ट हिज ब्रदर शिवनाथ सिंह, बट बीइंग इन्वॉल्व इन कटक इशू द ब्रिटिश रिफ्यूज टू हेल्प। बट उस समय वो अपने अलग कटक इशू में बिजी था, कुछ व्यापारियों का इशू था, उसके कारण अंग्रेज उधर बिजी थे, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बोला ठीक है, देखते हैं, सोचेंगे कुछ। तो in 1773 AD, the English officer Captain Forbes made an agreement with the Raja of Porhat for the business benefit of the company। तो फिर बाद में देखता है कि जो व्यापारी लोग थे, वो लोग जो था नमक का कारोबार वो मिदनापुर से नहीं करके ये उड़ीसा वाला क्षेत्र से करते थे और इधर सिंहभूम होते हुए निकल जाते थे। तो फिर जब ये देखा कि ये तो मतलब अपने एरिया में आता नहीं है वो क्षेत्र, वो लोग वहाँ से उड़ीसा से सीधा निकल जा रहा है, तब कंपनी के बेनिफिट के लिए जो इंग्लिश ऑफिसर था फोर्ब्स, फिर वो 1773 AD में जो पोरहाट का राजा था उससे डील करता है कि ठीक है, हम तुमको संरक्षण देंगे, बट उसके बेसिस में यू शुड नॉट प्रोवाइड शेल्टर टू द मर्चेंट्स ऑफ द कंपनी एरिया इन हिज किंगडम। मतलब जो दूसरे व्यापारी है उनको तुम यहाँ से आना जाना गुजरना या अपना क्षेत्र का इस्तेमाल करने नहीं दोगे। तो वो बेसिस पे जो फोर्ब्स था वो एग्री होता है। तो इन 1793 द ब्रिटिश मेड ए सिमिलर ट्रीटी विद द कुंवर सिंह ऑफ सरायकेला एंड द ठाकुर ऑफ खरसावा। तो इसके पहले क्या था कि जो सरायकेला खरसावा जो था उसका पावर जो था वो बढ़ते जा रहा था, इम्पैक्ट पोरहाट के मुकाबले वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। तो इनको जो पोरहाट का राजा था उसको भी हमेशा डर लगा रहता था कि एक तरफ से वो कोल्हान वाल से उनका चलता रहता था, कोल्हान वाले कभी भी आते थे लूट पाट करके चले जाते थे, फिर ये सरायकेला खरसावा वाला ये भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था।
सो वो अपना पोरहाट रीजन को बचाने के लिए वो चाहता था कि थोड़ा अंग्रेज़ों का हेल्प मिल जाए, तो वो इस क्षेत्र की रक्षा कर पाए। तो 1809 एडी में द राजा पोरहाट अर्ज द कंपनी टू टेक हिज किंगडम अंडर प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू बैलेंस द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ सरायकेला एंड खरसावा, विच द कंपनी रिफ्यूज। तो फिर 1809 में वो पोरहाट का राजा फिर से गवर्नमेंट कंपनी के पास जाता है कि ये सरायकेला खरसावा वाला मतलब बार बार परेशान कर रहा है, तो आप हम लोगों को अपने अंडर में ले लो। बट अंग्रेज उसमें भी कुछ खास इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, एंड दे रिफ्यूज। सो आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1818 में, जब थर्ड एंग्लो मराठा वार में अंग्रेज जीतते हैं, तो उसके बाद उनको डिसाइड करते हैं कि ये सिंहभूम वाले क्षेत्र को अपने अंडर में लेते हैं। उसके बाद On February 1, 1920, the Raja Ghanshyam Singh of Purhat signed a treaty accepting the company's subordination after talks with English agent Captain Russell. The company assured Ghanshyam Singh to provide protection and retain rights over the property. Both the company and Ghanshyam Singh had their own objectives regarding this treaty. So, एंग्लो मराठा वार के बाद ये ट्रीटी साइन करता है पुरहाट की तरफ से राजा घनश्याम सिंह और अंग्रेज की तरफ से कैप्टन रसल। तो फिर वो उसको एश्योर करता है कि कंपनी आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, बट दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और राजा घनश्याम सिंह अभी वो भी बार बार खुद को प्रोटेक्शन मांग रहा था, तो उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव था। अगर वो अपना एरिया अंग्रेजों को दे रहा था तो उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे उसके पीछे। हम देखते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव था टू इस्टेब्लिश डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन संबलपुर एंड बंगाल। तो संबलपुर और बंगाल में वो ऑन रूट डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब संबलपुर में भी अंग्रेज, बंगाल में भी अंग्रेज, बीच में अंग्रेज का जो मिसिंग हो रहा था वो डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता उनको। टू इस्टेब्लिश डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कटक एंड बनारस, फिर कटक और बनारस के रूट में भी झारखंड का क्षेत्र जो आता है उससे डायरेक्ट कनेक्शन। कंट्रोलिंग द सिंहभूम एरिया फॉर प्रोटेक्शन बाय द ओपोनेंट्स एंड टू कंट्रोल द रिबिलियस कोल्स, जो कोल लोग थे कोल्हान रीजन के, तो उनसे भी बचाने के लिए। और घनश्याम सिंह का क्या था, इस्टेब्लिशिंग इम्पैक्ट ऑन सरायकेला खरसावा विद द हेल्प ऑफ कंपनी, मतलब जो सरायकेला खरसावा जो बढ़ते जा रहा था जिसका इम्पैक्ट, तो थोड़ा उसको अंडर कंट्रोल करने के लिए कंपनी का मदद चाहता था वो। दूसरा, गेटिंग द बैक द आइडल ऑफ फैमिली गॉडेस पावरी देवी फ्रॉम द रूलर ऑफ सरायकेला। तो इनका जो इनके जो गॉडेस थे इन पौरी देवी, वो चोरी हो जाता है और वो सरायकेला के राजा के पास रहता है। क्या कुछ नाम है, आई विल टेल यू, अजमिंदर सिंह या ऐसा था, उसके पास से वो उसको पौरी देवी के मूर्ति वापस चाहता है। टू एस्टैब्लिश पावर ओवर द पीपल विद द हेल्प ऑफ कंपनी, और उसको लगता था कि अगर कंपनी का हेल्प रहेगा, मतलब अंग्रेजी हुकूमत का साथ रहेगा, तो वो लोगों पे थोड़ा इम्पैक्ट जमा सकता है या थोड़ा अपना पावर एक्सपेंड कर सकता है। तो इसके बाद क्या होता है, आफ्टर द ट्रीटी ब्रिटिश रिजेक्टेड द फर्स्ट प्रपोजल ऑफ घनश्याम सिंह। तो जो पहला प्रपोजल था कि सरायकेला खरसावा के अगेंस्ट में कुछ ब्रिटिशर्स के साथ मिलके उनको कंट्रोल किया जाए, तो उसको वो अपोज करते हैं। बट उसका जो दूसरा शर्त था पौरी देवी का मूर्ति वापस लाने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, मेजर WR गिलबर्ट फूस्ट कुंवर सिंह अजम्बर और कुंवर अजम्बर सिंह ऑफ सरायकेला टू रिटर्न द आइडल ऑफ पौरी देवी टू राजा पोरहाट इन 1821 एंड ब्रिटिश सप्रेस द हो पीपल एंड फोर्स देम टू कम अंडर द राजा पोरहाट। तो एक्चुअली में हो पीपल जो थे वो अपने को कंटेम्प्रेरी बोलते थे कि वी आर द कंटेम्प्रेरी ऑफ पोरहाट। ऐसा नहीं था कि हो मीन्स जो कोल्हान वाला क्षेत्र के जो लोग थे, तो वो लोग कंटेम्प्रेरी थे। वो लोग चाहते नहीं थे कि पोरहाट का राजा, मतलब मानते नहीं थे कि पोरहाट का राजा उनसे बड़ा है, वो चाहते थे समकालीन है, हम भी वो भी। बट पोरहाट का जो राजा था वो बोलता था कि नहीं, हो जो है वो हमारे ही प्रजा हुआ करते थे पहले और वो हमारे ही अधीन होना चाहिए। सो इनका पोरहाट का था कि वो हमारे अंडर में कंट्रोल में रहे, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगा और ब्रिटिशर्स ने भी फिर उनको हेल्प किया। और फिर जो
कोल्हान वाले क्षेत्र थे वो लोग फिर लास्टली अंडर द प्रेशर ऑफ ब्रिटिश पोरहाट राजा को ही उन्होंने माना अपना हेड, मतलब कम अंडर द कंट्रोल ऑफ पोरहाट। यहाँ तक था पोरहाट के बारे में। इसके बाद कोल्हान। कोल्हान सरायकेला वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विक्रम सिंह। दिस इज जस्ट अ पॉइंट। फिर ये पॉइंट देखते हैं। तो वही बताया कि पोरहाट वाला चाहता था कि कोल्हान रीजन उसके अंडर में रहे, बट ऐसा होता नहीं था। मतलब कोल्हान वाला चाहता नहीं था कि हम उसके अंडर में रहें। तो 1820 में क्या होता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ मेजर रफसेस इनटू कोल्हान रीजन देयर वाज a war between the British Army and the Ho tribe on the banks of Roro River, in which the Britishers were victorious. So Britishers लोग फिर कोल्हान रीजन पे हमला करता है, और उस समय जो उनका ब्रिटिश के तरफ से जो आता है वो रफसेस और हो लोग भी काफ़ी रेजिस्ट करते हैं इस चीज़ को, बट अल्टीमेटली ऑन द बैंक्स ऑफ रोरो रिवर ये लड़ाई काफ़ी होती है। फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और जो कोल्हान रीजन था, जो नॉर्थ बोल सकते हैं, जो नॉर्थ वाला कोल्हान रीजन था बेसिकली, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। इन 1821 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ कर्नल रिचर्ड द ब्रिटिशर्स एंटर्ड हो एरिया एंड फोर्स्ड द हो पीपल टू एक्सेप्ट द सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश। तो अपने अधीन कर लेते हैं, बट इसमें भी बेसिकली वही बोला, नॉर्थ जो एरिया था जो उड़ीसा को टच नहीं करता था, वो पार्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है, और वो वहाँ पे कर देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, या उसके अंडर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। सो 1820 में वही देखा मैं, जब रफसेज आता है तो कोल्हान रीजन पे हमला करके, और जो वही बताया नॉर्थ वाले कोल्हान रीजन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर देता है। बट जो साउथ कोल्हान रीजन वाले थे, जब ये चला जाता है 1820 में रफसेस, तो फिर ये लोग नॉर्थ वाले जो कोल्हान थे उनको थोड़ा परेशान करने लगता है, मारने पीटने लगता है कि भाई तुम लोग क्यों अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार किया। थोड़ा डिस्टर्बेंस वहाँ पे वापस से फैल जाता है। तो फिर अगले साल 1821 में लीडरशिप ऑफ कर्नल रिचर्ड आता है, और फिर वो जब वो आता है उसके साथ जब लड़ाई होता है, तब फिर पूरा कोल्हान रीजन था, ये नॉर्थ साउथ सब, द ब्रिटिश एंटर द हो एरिया एंड फोर्स द हो पीपल टू एक्सेप्ट द सबऑर्डिनेशन ऑफ ब्रिटिश। तो जब वो आता है, फिर उसके साथ जब लड़ाई होता है, तब फिर पूरा कोल्हान रीजन बोलता है कि ठीक है, वो लोग एग्री हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रिटिश। मगर पता है जो कोल्हान रीजन को वही बोलते हैं हो, या हो ट्राइब रहते हैं वहाँ पे, तो हो देशम बोलता है। तो और काफ़ी समय तक ये चलता नहीं है। उसके बाद फिर से रिबेलियन होता है 1831-32 में। तो वो हम बाद में देखेंगे, जब रिबेल्स देखेंगे ना, विद्रोह, झारखंड के विद्रोह, तब देखेंगे कैसे कोल रिबेलियन होता है 1831-32 में, वो भी। फिर in 1836 on the advice of T.S. Wilkinson the English army was sent by the company to the Kolan region where they had conflict with the Ho tribe. In February 1837 the people of Ho tribe surrendered and accepted direct access to the company. In 1837 the Kolan region was made an administrative unit. मतलब इतना कुछ इनका सब लड़ाई करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, फिर 1837 में कोल्हान रीजन को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट घोषित किया जाता है एंड वाज बॉट अंडर अ ब्रिटिश ऑफिसर एंड द हिल असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर नेम क्लीवलैंड। तो हिल असेंबली से इस्टेब्लिश किया जाता है। सो अल्टीमेटली जो हो, या बोल सकते हैं कोल्हान रीजन के पीपल जो थे, जो किसी के सबऑर्डिनेशन में नहीं आना चाहते थे, पोरहाट राज्य में नहीं मिलना चाहते थे, उनको नहीं अपना हेड मानना चाहते थे। सो अल्टीमेटली 1837 में जो उनका ये रहता है, फिर उनको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट घोषित कर दिया जाता है।
फिर जब हम ट्राइब्स देखेंगे तब हम विद्रोह देखेंगे, कोल रिबेलियन और अदर जो विद्रोह हुआ था झारखंड में अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो 1857 से शुरू हो गया था, 31-32 में भी हुआ था, फिर जो मेजर था 1857 से शुरू हो गया था, वो सभी कवर करेंगे। बट इसके बाद भी अभी है, इसके बाद जो अंग्रेज़ों का पलामू, जो प्रिंसली स्टेट्स थे झारखंड के, जैसे सरायकेला खरसावां, पलामू क्षेत्र या आपके हजारीबाग और हजारीबाग खास, इसमें क्या इम्पैक्ट रहा था वो हम नेक्स्ट वीडियो में वो हम कवर अप करेंगे। सो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बस आधे घंटे का, एंड वी विल कंप्लीट द इम्पैक्ट ऑफ झारखंड, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन द झारखंड एरिया। उसके बाद फिर हम झारखंड में जो विद्रोह शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के आने के बाद, क्योंकि अंग्रेज आए तो पता है आपको, दे आर वेरी सप्रेसिव, हायर टैक्सेस यहाँ के, और ख़ासकर झारखंड के लोग जो कभी किसी के अंडर में नहीं रहे थे शुरू से ही, अचानक से अंग्रेज़ों को टैक्स देना, उनके मतलब पॉइंट्स, उनके अंग्रेज़ों के पॉइंट्स ही बहुत रहते थे, आप किसी और को शेल्टर नहीं दोगे, इतना टैक्स दोगे। सो और झारखंड में इतना कुछ बहुत ज़्यादा तो खेती था नहीं कि ये लोग इतना टैक्स पे कर पाते, तो इसके कारण काफ़ी रिवोल्ट्स हुए। तो एक एक करके हम सारे रिवोल्ट्स को भी देखेंगे फिर बाद में। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, और अपने प्रिपरेशंस को जारी रखें जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल कम विद द MCQs फॉर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस। पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम MCQs करेंगे, एंड वी विल कम विद द GK ऑफ झारखंड, करंट अफेयर्स फॉर झारखंड स्टेट ऑल्सो। सो बैकडेटेड तो नहीं, बट वी विल स्टार्ट विद द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर इतना भी रहेगा तो भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा हमारा। So okay, goodbye, and do like the video and subscribe the channel and share as if you like the video. Bye.